और बिल हो गया क्या आप लोगों के? मशीन वाले कल करेंगे, भीड़ कम होती दिख रही है इसलिए पूछ रहा है। हो गए रेडी? नहीं निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Menander had his capital in पेशावर। मेनांडर की राजधानी पेशावर थी। Menander had his capital in पेशावर। मेनांडर की राजधानी पेशावर थी। Second, Gondophagus देखो GONDOPHERNES हिंदी वाले मार्क लिख दिया है। गोंडोफागिस मार्कर की उसकी जरूरत होगी बायोलॉजी में। कहाँ है मार्कर? हाँ जी है, मार्कर है। Gondophagus was the most important king of Parthians या पार्थिया के महत्वपूर्ण शासक गोंडोफागिस थे। पार्थिया या पार्थियंस। थर्ड स्टेटमेंट, पार्थिया के महत्वपूर्ण शासक गोंडोफागिस थे। थर्ड, कुजल कड़फिसस बोलो स्पेलिंग KADPHISISES KADPHISISES कुजल कड़फिसस। KUJAL कुजल KADPHISES कुजल कड़फिसस was the first king of कुषाण in India। भारत में कुषाणों के पहले शासक कुजल कड़फिसस थे। भारत में
कुषाणों के पहले शासक कुजर कटफिसस थे। कुजर कटफिसस हिंदी वाले लिख लोगे कि लिख दो? लिख लिया, थैंक यू। चूज करेक्ट स्टेटमेंट, सत्य कथन का चयन करें। A 1 and 2, B 2 and 3, C 1 and 3 and D 1 2 and 3. ए कर लिया आपने सॉल्व? देखिए ए अब हो गया क्या? बिल्कुल कुछ तो बोलो, बोलो। चलो ए B C D। आप समझ नहीं पाए आप कहाँ A B C D। ओके हम जरा इलस्ट्रेशन में पहला है मिनांडर हेड इज कैपिटल इन पेशावर। मिनांडर की जो कैपिटल थी वो थी सियालकोट और साकल। सियालकोट में उसकी कैपिटल थी। हाँ जी नेक्स्ट। गोल्डन फर्नेस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ पार्टनर्स। हाँ बिल्कुल सही है, गोल्डन फर्नेस जो है पार्टनर्स के बहुत महत्वपूर्ण शासक है। और कुजर कटफिसस वाला भी सही है। कुजर कटफिसस कुषाणों के पहले शासक हैं, कुजर कटफिसस। नेक्स्ट वन लिखो 1 2 3 4 लिखो। 1 में चरक CHARAK चरक। अगला क्वेश्चन है चरक। सेकेंड आ जाएगा हमारा पार्श्व PARSHVA पार्श्व। हिंदी में लिख लोगे पार्श्व। थर्ड आ जाएंगे हमारे वसुमित्र। फोर्थ आ जाएंगे हमारे आर्यभट्ट। Which of the above did not live in कनिष्क कोट। उपरोक्त में से कौन कनिष्क के राजसभा में नहीं रहते थे? उपरोक्त में से कौन कनिष्क की राजसभा में नहीं रहते थे? A 3 and 4, B 2 3 and 4, C only 4, D 1 and 4। क्या करोगे? कल आओ? नहीं पता है
तो कब डेटा वाले दिख नहीं रहे आज? अच्छा, ए, बी, सी, डी। ठीक है, इसका आंसर अभी मिल जाएगा थोड़ी देर के बाद। अभी देखते पहला कौन सा नाम? चर रहते थे। हाँ, नेक्स्ट पांच भी रहते थे, वसुमित्र भी रहते थे, आर्यभट्ट नहीं रहते थे। आर्यभट्ट बाद में आएंगे गुप्ता पीरियड। हाँ, आगे के पीरियड में गुप्त काल में आर्यभट्ट होंगे। बाकी तीन थे उनकी कोर्ट में। तो हम लोगों ने कल सातवाहनों को डिस्कस किया था। सातवाहन डायनेस्टी के जो फाउंडर थे उनका नाम था स्टिमुक। और नेक्स्ट या किसी सातवीं तक हम लोगों ने कर लिया था। इसके बाद कोई इंपोर्टेंट किंग नहीं है ना, इसके बाद कोई इंपोर्टेंट किंग नहीं है। एक और किंग के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, उनका नाम है हाल, है ना। अनदर इंपोर्टेंट किंग या अनदर इंपोर्टेंट या वन इंपोर्टेंट किंग ऑफ सातवाहना वाज हाल। एक राजा है जिसका नाम है हाल, ना। क्या हाल है ना, तो उनका नाम है हाल। ये पूछना नहीं है हमें क्या हाल है, लेकिन फिर भी उनका नाम हाल है। उन्होंने, अब क्यों फेमस? उसने फेमस है कि उन्होंने एक प्राकृत बुक लिखी है जिसका नाम है गाथा सप्तशती। प्राकृत बुक गाथा सप्तशती, लिख लोगे? GATHA, गाथा, SATTA, सप्त SHATI या SATI, गाथा सप्तशती। गाथा सप्तशती प्राकृत बुक है, लैंग्वेज गाथा सप्तशती। इसके राइटर हैं हाल। हाल ये उससे डिटेल से पूछा हुआ है, इससे रिलेटेड। इसमें हमें सातवाहनों की इंफॉर्मेशन मिलती है, सातवाहन डायनेस्टी के बारे में इंफॉर्मेशन हमें इस बुक से मिलती है। सातवाहनों के बारे में दो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमें यहाँ पर समझ लेना है। अब हमें यहाँ पर राजाओं के बारे में नहीं पढ़ना, ये कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं। दो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे सातवाहन किंग अपने नाम के साथ अपनी मदर का नाम ऐड करते थे, है ना। जैसे सारे राजाओं का नाम हमने, मैक्सिमम राजाओं का नाम हमने देखा, यज्ञ के साथ करनी, वाल्मीकि के साथ करनी, तो अपनी मदर का नाम उन्होंने ऐड किया है अपने नाम के साथ। सेकेंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, इन्होंने लार्ज अमाउंट में लैंड ग्रांट किए, बड़ी मात्रा में भूमि अनुदान, बड़ी मात्रा में लार्ज अमाउंट में लैंड ग्रांट, भूमि अनुदान दिए ब्राह्मणों को, टू ब्राह्मणास। और we had archaeological evidence of these land grants। हमें इन भूमि अनुदानों का पुरातात्विक साक्ष्य भी हमारे पास है। इन भूमि अनुदानों का पुरातात्विक साक्ष्य हमारे पास है। We had archaeological evidences of these land grants in the form of copper plate, ताम्रपत्र के रूप में, ताम्रपत्र के रूप में। मतलब ऐसे है कि इन्होंने जो भूमि अनुदान दिए हैं उन भूमि अनुदानों को इन्होंने कॉपर प्लेट पर लिखवाया। कॉपर प्लेट पर लिखवाया क्योंकि वो लंबे समय तक रहे। तो हमारे पास पहली बार, फर्स्ट टाइम, लैंड ग्रांट के आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले हैं भारत के अंदर, भूमि अनुदान का पुरातात्विक साक्ष्य। किसी
तीसरी जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है के बारे में वो है कि ये एक ऐसी डायनेस्टी है जिन्होंने 5 तरह के गोल्ड 5 तरह के कॉइन्स इशू किए। दे issued 5 types of coins। देखो, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, हिंदी में ट्रांसलेट कर लोगे नहीं सर? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और नेक्स्ट वन है प्रोटीन, POTIN। प्रोटीन को प्रोटीन या प्रोटीन ना समझेंगे, ठीक है? प्रोटीन क्या है? मिक्स धातु है, मिक्स धातु का बना हुआ है। और पूरे भारत की एकमात्र ये डायनेस्टी है जिन्होंने शीशे के सिक्के भी चलाए, लीड कॉइन, शीशे के सिक्के। ये पूरे भारत में एकमात्र ऐसी डायनेस्टी है जिन्होंने शीशे के सिक्के चलाए। इनकी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, इनकी कैपिटल अमरावती में कला का एक फॉर्म डेवलप हुआ जिसे हम कहते हैं अमरावती आर्ट। A special form of art have developed in their capital Amravati। A special form of art have emerged in their capital city of Amravati। उनकी राजधानी अमरावती में कला का एक रूप विकसित हुआ जिसे अमरावती कला कहते हैं, कॉल्ड अमरावती आर्ट, अमरावती कला। अमरावती कला क्या है इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। अमरावती कला की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जब सातवाहनों का डिक्लाइन हुआ तो इस जगह पर कई सारे छोटे छोटे राज्य डेवलप हुए। जैसे उनमें सबसे इंपोर्टेंट थे वाकाटकास, है ना? आफ्टर डिक्लाइन ऑफ सातवाहनास सम स्टेट्स इमर्ज्ड, कुछ राज्यों का जन्म हुआ। में सबसे फेमस, सबसे महत्वपूर्ण थे हमारे वाकाटक। वाकाटक देख लो, इन वाकाटकों के बारे में हम गुप्त काल में पढ़ेंगे। जब हम गुप्त काल पढ़ेंगे तो वहां पर हमें वाकाटक के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा एक दो छोटे छोटे राज्यों का नाम लिख लेते हैं, जैसे इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु लिख लो। इक्ष्वाकु ध्यान रखना है, इक्ष्वाकु जो हमारा है वो भगवान राम की डायनेस्टी से जुड़ा हुआ है, वो भी इक्ष्वाकु वंश के है ना। एक यहाँ पर भी इक्ष्वाकु डायनेस्टी, इक्ष्वाकु लिख दो या लिख लो क्या? लिख लिया। आभीर, इक्ष्वाकु, आभीर इत्यादि, आभीर, इक्ष्वाकु, आभीर इत्यादि। देखो, ये हमारी एक छोटी सी हिस्ट्री थी लिटिल मॉडर्न एज में, जिसमें से पहली डायनेस्टी हमारी थी सोंग डायनेस्टी। सोंग डायनेस्टी का डिक्लाइन हुआ, कण्व डायनेस्टी आई, और कण्व डायनेस्टी के डिक्लाइन के बाद यहाँ पर सातवाहन आ गए। सातवाहनों का डिक्लाइन होगा साउथ इंडिया में, तो ये छोटी छोटी डायनेस्टीज इमर्ज होगी वहां पर। लेकिन नॉर्थ इंडिया में इन सब के साथ साथ कुछ और एक दो छोटी छोटी डायनेस्टीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एक डायनेस्टी होगी हमारी, उनका नाम होगा नाग डायनेस्टी, है ना। तो नाग डायनेस्टी के बारे में एक दो छोटी छोटी चीजें हैं।
ये नाग डायनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट होगी, ये अभी इमर्ज होगी और धीरे धीरे ये बहुत पावरफुल हो जाएंगे और इनका टाइम पीरियड चला जाएगा गुप्तों तक और गुप्त राजा चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य जो होगा वो नाग प्रिंसेस से शादी करेगा, है ना। तो अभी ये डायनेस्टी इमर्ज हो रही है लेकिन धीरे धीरे ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी। अभी हम इनके बारे में छोटा सा ही पार्ट पढ़ेंगे। नाग डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं उनका नाम है भारसिंह। हमने क्वेश्चन भी किया था। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने 10 टाइम्स अश्वमेध यज्ञ किया था, 10 बार। ये क्वेश्चन यूपीएससी का पूछा गया है। इन्होंने 10 टाइम्स अश्वमेध यज्ञ किया था। दस बार अश्वमेध यज्ञ। He performed अश्वमेध यज्ञ 10 times। उन्होंने 10 बार अश्वमेध यज्ञ संपन्न किए। बड़ा क्वेश्चन स्थान के अंदर नेक्स्ट ये बस इतना ही है इसके बारे में, नाग डायनेस्टी के बारे में। नेक्स्ट जो हमारा राज्य है, एक इंसिडेंट है बहुत इंपॉर्टेंट कि इसी समय हम लोगों ने डिस्कस किया था, एक रीजन हमारे पास है, एक क्षेत्र हमारे पास है जिसे हम कहते हैं मालवा, है ना। मालवा का जो रीजन है वो है साउदर्न राजस्थान और यूपी का जो बॉर्डर हमारा मिलता है उसे हम कहते हैं मालवा। यहाँ पर एक लोकल रूलर है ना, एक लोकल या क्षेत्रीय शासक है इस मालवा के, जिनका वास्तव में नाम क्या है इसमें कंट्रोवर्सी है ना, इसमें कंट्रोवर्सी है। लेकिन ये अचानक बहुत फेमस हो गए। फेमस क्यों हुए? तो इन्होंने नॉर्थ वेस्ट से होने वाले फॉरेन इन्वेजन के अगेंस्ट इन्होंने वर्क किया। उत्तर पश्चिम से जो विदेशी आक्रमण हो रहे थे उसमें इन्होंने एक वर्ड यूज किया गया है जो भारत में जो बाहर से लोग आते हैं, कई बार इस पीरियड में या बाद के पीरियड में जो लोग आएंगे उनके लिए मलेच्छ वर्ड यूज किया जाए, है ना। मलेच्छ मतलब अलग, भारत में अलग ही कॉन्सेप्ट है। बाहर के लोग जो आ रहे हैं इनके लिए हमने मलेच्छ, आगे हम दूनों के लिए भी मलेच्छ वर्ड यूज करें, है ना, जो पुराण है उनके लिए भी। तो इन्होंने मलेच्छों को हराया, है ना। मालवा के कोई लोकल रूलर है, नाम क्या है आइडिया नहीं है। ही डिफीटेड मलेच्छ। ये मलेच्छ कौन है? ये मलेच्छ है सकाम, शक, है ना। इन्होंने शकों को हराया और इन्होंने विक्रमादित्य की टाइटल ली, विक्रमादित्य, एंड स्टार्टेड अ न्यू कैलेंडर, मालवा संवत और विक्रम संवत, है ना। तो आप लिख लेते हैं, छोटी सी लाइन है, A king of Malwa defeated शकास। मालवा के एक शासक ने शकों को पराजित किया एंड गॉट विक्रमादित्य टाइटल। मालवा के एक शासक ने शकों को पराजित किया तथा विक्रमादित्य की उपाधि एंड गॉट विक्रमादित्य टाइटल। एंड एक और चीज ऐड कर लेते हैं, स्टार्टेड अ न्यू कैलेंडर या स्टार्टेड अ कैलेंडर तथा एक पंचांग प्रारंभ किया। स्टार्टेड अ कैलेंडर, मालवा संवत और विक्रम संवत। मालवा संवत और विक्रम संवत कब? किस ईयर? In 57 BC, 57 BC, 57 ईसा पूर्व, 57 BC, मालवा के एक क्षेत्रीय शासक ने शकों को पराजित किया तथा विक्रमादित्य की उपाधि ली तथा एक पंचांग विक्रम संवत या मालवा संवत। ठीक है, कुछ नहीं, छोटी छोटी चीजें हैं जो कभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। नाग डायनेस्टी के भारसिंह फाउंडर हैं, उन्होंने 10 बार अश्वमेध यज्ञ किए। कभी यूपीएससी करवा जाती है, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं,
अब यूपीएससी जब पूछ देती है तो बीसीएस वाले उसके पीछे पीछे बोल लेते हैं, है ना, तो वो भी कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। वैसे आप देखोगे अभी अब सबसे बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज है कि जब भी आप एग्जाम देने के लिए जाओ उससे 4-5 महीने पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जरूर सॉल्व करना चाहिए, है ना। स्टार्टिंग में जब आपकी तैयारी नहीं हुई है तो मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पेपर लेके बैठ जाते हैं, है ना, वो बिल्कुल टाइम नहीं होता। क्वेश्चन पेपर सिर्फ एनालिसिस के लिए होता है, ज्ञान को बढ़ाने के लिए नहीं, है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं तैयारी नहीं पूरी हुई है, क्वेश्चन पेपर लेके बैठे थे, सोचते हैं पिछले 20 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर दूं तो कुछ ना कुछ उधर आ ही जाएगा, है ना। ये बात सही है कि पीसीएस उस क्वेश्चन को रिपीट करती है तो 10 क्वेश्चन आ जाएगा, है ना, तो 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन होना नहीं। पहला काम क्या अपने ज्ञान को बढ़ाना, और जब हमारी तैयारी पूरी हो जाती है, 4-5 बार रिवीजन हो जाता है हमारा, तब जाकर हमें क्वेश्चन बैंक लेना चाहिए उसके बाद। और क्वेश्चन बैंक को तब सॉल्व करना चाहिए ये चेक करने के लिए, क्वेश्चन बैंक से इसलिए सॉल्व किया जाते हैं ये चेक करने के लिए कि कहीं ऐसा तो ना हो कि जैसे ग्रेजुएशन में हम कभी-कभी पढ़ के जाते थे जो हम पढ़ के गए वो आया ही नहीं, है ना। इस चीज से बचने के लिए सिर्फ क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया जाता है, ना कि अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए कि हमने जो पढ़ा और क्वेश्चन में जो पूछा गया है क्या उसमें कोई मैचिंग है या हमने कुछ और पढ़ लिया क्वेश्चन कुछ और आ गया। तो उससे बचने के लिए फिर हम क्वेश्चन पेपर की स्टडी करते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की स्टडी, मैं कहता हूं स्टडी, उसकी एनालिसिस जरूरी होती है ना, उसकी एनालिसिस करनी चाहिए, क्या पढ़ा हमने क्या हमने नहीं पढ़ा, वो बहुत जरूरी है। तो उसकी स्टडी करके बहुत सारा ज्ञान हमें मिलता है, उसकी एनालिसिस से बहुत सारा ज्ञान मिलता है। तो आप देखोगे कि कुछ क्वेश्चन ऐसे जो होते हैं यूपीएससी करती है वो पीसीएस वाले भी पूछ लेते हैं, कभी-कभी तो उसी साल पूछ लेते हैं। अब इस बार पीसीएस एग्जाम पहले है, यूपीएससी का एग्जाम बाद में, है ना। तो इस तरह की घटनाएं बाद में होती रहती हैं, मतलब कि इस बार के क्वेश्चन अगली बार, उसके अगली बार, उसके अगली बार। यूपीएससी का एक स्टैंडर्ड होता है, पीसीएस का थोड़ा सा स्टैंडर्ड जो होता है वो लो होता है, यूपीएससी होता है। तो छोटी-छोटी इस तरह के फैक्चुअल हैं, और अब यूपीएससी फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछती है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछती है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पीसीएस में भी आते हैं, लेकिन पीसीएस के स्टेटमेंट बहुत ही सिंपल होते हैं, बहुत ही सिंपल होते हैं। यूपीएससी के स्टेटमेंट दिमाग में लाने वाले होते हैं, है ना। तो यदि आप खुद ही कर लोगे स्टडी, जिस दिन आपके अंदर दूसरी समझदारी आ जाएगी। ये कुछ डायनेस्टीज छोटी-छोटी और उनके किंग्स और उनके अचीवमेंट्स को हमने डिस्कस किया जो इंडिजीनियस डायनेस्टी। अब दूसरा पार्ट हमारा यहाँ पर आ रहा है फॉरेन इन्वेजन, विदेशी आक्रमण। इस समय जिन लोगों ने भारत पर आक्रमण किया उनमें से पहले थे ग्रीक्स। अब इन ग्रीक्स ने ग्रीक और भारत पर साथ साथ रूल किया है, सो वी कॉल इंडो ग्रीक, है ना। तो हमारा नाम यहाँ पर क्या है, ग्रीक ना आकर आएगा इंडो ग्रीक, इंडो ग्रीक्स। अब देखो क्या एक घटना है यहाँ पर, इंसिडेंट है कि यूनान में एक डायनेस्टी होती थी जिसे कहते हैं सेल्यूसिड डायनेस्टी, SELUCID, सेल्यूसिड डायनेस्टी। हिंदी वाले लिखोगे सेल्यूसिड। सेल्यूसिड डायनेस्टी का जब डिक्लाइन हुआ तो यहाँ पर दो राज्य इमर्ज हुए, दो राज्यों का जन्म हुआ, बैक्ट्रियंस, बैक्ट्रिया और पार्थियंस, पार्थियन। सेल्यूसिड डायनेस्टी का डिक्लाइन हुआ तो दो डायनेस्टी इमर्ज हुई, बैक्ट्रियंस एंड पार्थियंस, बैक्ट्रिया और पार्थिया। इनमें से पहले थे बैक्ट्रियंस जिन्होंने भारत के ऊपर अटैक किया। बैक्ट्रियंस was the first during this period who invaded India. बैक्ट्रियंस, इनको हम कहते हैं ग्रीक
और इंडो ग्रीक, यही हमारे इंडो ग्रीक। सेल्यूसिड डायनेस्टी के डिक्लाइन के बाद दो राज्य इमर्ज हुए, बैक्ट्रियंस एंड पार्थियंस। बैक्ट्रिया वो पहले थे इस पीरियड में जिन्होंने भारत के ऊपर अटैक किया। एंड द फर्स्ट किंग या जो बैक्ट्रिया के पहले शासक थे जिन्होंने भारत पर रूल किया, उनका नाम है डेमेट्रियस। D-E-M-E-T-R-E-U-S, Demetrius. First important king, Demetrius. First important king, Demetrius. पर डेमेट्रियस के बारे में हमें ज्यादा नहीं पढ़ना है ना, समझ में आ रहा है तुमको? बैक्ट्रिया पहला राज्य जिसने भारत पर अटैक किया वो है बैक्ट्रिया। मतलब सेल्यूसिड डायनेस्टी यूरोप की एक डायनेस्टी थी, यूरोप में एक डायनेस्टी थी जो बहुत बड़ी थी, सेल्यूसिड डायनेस्टी। इस सेल्यूसिड डायनेस्टी का डिक्लाइन हो रहा है, दो राज्य इमर्ज हो रहे हैं यहाँ पर, बैक्ट्रिया एंड पार्थिया। जो बैक्ट्रिया है हमारा वो पहला है जिसने भारत के ऊपर अटैक किया। इस बैक्ट्रिया का जो पहला शासक है उसका नाम है डेमेट्रियस। डेमेट्रियस के बारे में हमें बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। इस डायनेस्टी के सिर्फ एक ही पर्सन के बारे में, एक ही किंग के बारे में हमें बहुत ज्यादा पढ़ना है, वो है मेनांडर। वन important or famous king of this dynasty was Menander. हिंदी में कहते हैं मिलिंद, मेनांडर, M-E-N-A-N-D-E-R, मेनांडर। इसकी कैपिटल थी साकल, S-H-A-K-A-L, साकल। और आज साकल को हम कहते हैं सियालकोट, मॉडर्न सियालकोट। मॉडर्न सियालकोट है जिसे उस समय साकल कहते थे। अब इनके बारे में एक चीज इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना, साकल और सियालकोट, इनके बारे में एक चीज इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इनका इंटरेस्ट बुद्धिज्म में है ना। तो छोटी सी कहानी है जिसे आप अपने फॉर्मेट में समझ सकते हो और उसे याद रख सकते हो। उस समय के एक मॉन्क थे जिनका नाम था नागसेन, है ना, नागसेन। इनकी और नागसेन के बीच कुछ बातचीत हुई, है ना, कुछ बातचीत हुई। नागसेन से ये बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे, प्रभावित थे। तो इन्होंने नागसेन से कुछ क्वेश्चन पूछे अबाउट बुद्धिज्म, बुद्ध धर्म से रिलेटेड। नागसेन ने उन क्वेश्चन के आंसर दिए, है ना। क्वेश्चन ऑफ मेनांडर एंड आंसर ऑफ नागसेन, ये दोनों चीजें क्वेश्चन और आंसर के फॉर्मेट में एक बुक के रूप में कंपाइल है जिसे हम कहते हैं मिलिंद पन्नो, है ना। तो मिलिंद पन्नो एक बुक है जिसमें मेनांडर के क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ मेनांडर एंड आंसर गिवन बाय नागसेन। एंड नागसेन वाज अ इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट मॉन्क। नागसेन मिलिंद पन्नो, मिलिंद MILINDPANHO, लिख लो हिंदी वाले। मिलिंद पन्नो, मिलिंद पन्नो एक बुक है जिसमें हमें ध्यान रखना है, उसकी एक्सप्लेनेशन को ध्यान रखना है। क्वेश्चन बाय मेनांडर, मिलिंद, आंसर गिवन बाय नागसेन। नागसेन वाज अ बुद्धिस्ट मॉन्क, वो एक बौद्ध सन्यासी। This book was related to महायान sect of Buddhism. ये बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित पुस्तक है। This book was related to महायान sect of Buddhism. यह बुक बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। महायान शाखा
महायान याद है ना, हीनयान और महायान। बट ध्यान रखना है, मैंने उस समय भी आपको बताया कि महायान की लैंग्वेज क्या है, महायान की लैंग्वेज क्या चाहते हो सर, खोलूं क्या अपना खोलूं, पीछे वाले पार्ट का रिवीजन किया करो, अब बीच में मैं आपको आप आगे सुना, उसके पीछे से क्वेश्चन पूछो। नेक्स्ट केस हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किया था कि जो हीनयान और महायान में, हीनयान की लैंग्वेज पाली, महायान की संस्कृत, और हम लोगों ने वहां पर यह भी डिस्कस किया था कि एक बुक है मिलिंद पन्नो, जो है तो महायान की लेकिन लिखी गई है पाली में। ये यूपीएससी का क्वेश्चन भी, यूपीएससी ने इसे अलग अलग फॉर्मेट में 2 बार 3 बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं ना, कभी क्वेश्चन का फॉर्मेट कुछ और होता है, कभी क्वेश्चन का फॉर्मेट कुछ और होता है, एक ही टॉपिक क्वेश्चन का फॉर्मेट अलग अलग हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो मिनांडर, अब मैक्सिम इस जुगाड़ में होंगे जिन्हें बुद्धिज्म में कन्वर्ट कर दो, है ना, तो बुद्धिज्म गए होंगे उनके पास, है ना, तो उसने पूछा होगा भाई क्या है तेरे धर्म में, क्या है तेरे धर्म में, क्या है, तो उन्होंने कुछ बातें बताई और देखो हमारे यहाँ एक राजा पैदा हुए थे जिन्होंने अपना राज्य छोड़ दिया। मिनांडर को आश्चर्य हुआ, अच्छा ऐसा भी होता है ना, उसे थोड़ा सा इंटरेस्ट आया होगा, उसने और कुछ क्वेश्चन पूछे होंगे, तो उसने ढेर सारे क्वेश्चन पूछे और फाइनली नागसेन की विक्ट्री हो गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने मिनांडर को कन्वर्ट कर दिया बुद्धिज्म में, है ना, तो मिनांडर जो था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया, फॉलोअर बन गया। तो ये एक बुक के फॉर्मेट में है मिलिंद पन्नो, जो महायान से रिलेटेड है, बट महायान की लैंग्वेज यूज नहीं करी गई है इसमें। क्वेश्चन एक आना चाहिए आपके दिमाग में, एक क्वेश्चन आना चाहिए कि अभी से थोड़े समय के बाद कनिष्क आएगा और कनिष्क के समय में 4th बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस होगी, है ना, तो 4th बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस कब होगी और 4th बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस के बाद ही बुद्धिज्म का हीनयान और महायान में डिवीजन होगा। तो उससे पहले ही ये बुक है, तो ये महायान से रिलेटेड कैसे हो गई, सोच के देखो जरा, सोचना, है ना, सोचना, हाँ ऐसा नहीं है कि इस बुक से लेकर रेफरेंस लेकर बटे थे, ऐसी जो बनावट की कहानी, जो बंटवारे की कहानी स्टार्ट हो गई थी वो सेकेंड बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस से स्टार्ट हो गई। सेकेंड बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस में ही बुद्धिज्म की 2 आइडियोलॉजी डेवलप हो गई, है ना, और वहीं से माना जाता है कि वहीं से बुद्धिज्म का 2 पार्ट में 2 आइडियोलॉजी हुई, तो 2 पार्ट में वो बट गए। उसमें से एक जो थे वो बुद्ध को टीचर मानने लगे और दूसरे बुद्ध को भगवान मानने लगे, और उनका जो कंप्लीट पार्टीशन हुआ वो 4th बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस के बाद, है ना। तो पार्टीशन से पहले ही ये बुक लिखी गई थी, जब पूरी तरह से इन लोगों ने संस्कृत को अडॉप्ट नहीं किया था, इस वजह से इनकी लैंग्वेज पाली, है ना। उस समय से पूरी तरह से इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ है उनका महायान वाले थॉट का। अभी 2 ग्रुप में लोग बटे हुए हैं, है ना, लेकिन दोनों ग्रुप में भले ही वो बुद्ध को टीचर और भगवान मानते हैं, लेकिन अभी भी वो पुरानी आइडियोलॉजी पर चल रहे हैं, और जो पुरानी आइडियोलॉजी है वो क्या है, पाली को प्रमोट करता है, पाली को सपोर्ट करता है, इसलिए ये बुक पाली है। ठीक है, इस बुक से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, मेंस में भी बन सकते हैं आपसे, क्योंकि ये आर्ट एंड कल्चर का पार्ट। तो आर्ट एंड कल्चर में इस बुक से रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन 150 वर्ड के क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर के फॉर्मेट में बन सकते हैं। सोच रहा क्वेश्चन बनाना पता है यूपीएससी के लेवल का क्वेश्चन। What is the ideology of Mahayana Buddhism and how Milinda Panno was different from this ideology? महायान और धर्म की
की विचारधारा क्या है तथा मिलिंद पन्नू इस विचारधारा से कैसे भिन्न है। इस तरह के क्वेश्चन बनाया जा सकते हैं एग्जाम। मिलिंद पहला है इस क्वेश्चन में कि महायान पंथ की विचारधारा क्या है तथा मिलिंद पन्नू की विचारधारा इससे कैसे भिन्न है। तो मिनांडर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में ज्यादा चीज हमारे पास नहीं है, सिर्फ यही एक चीज है कि वो बौद्ध धर्म उसने अडॉप्ट किया और नागसेन से इंस्पायर्ड होकर, नागसेन से प्रभावित होकर उसने बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया। तो दो ही इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास, एक डेमेट्रियस और दूसरा मिनांडर। इसके अलावा किसी इंपॉर्टेंट पर्सन को हमें इस डायनेस्टी से नहीं पढ़ना, किसी इंपॉर्टेंट पर्सन, सिर्फ दो डेमेट्रियस जिसमें कुछ काम नहीं है, दूसरा मिनांडर है जिनके बारे में एक ही चीज है कि वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए। अब इस डायनेस्टी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स, ये पहली ऐसी डायनेस्टी है जिन्होंने गोल्ड कॉइन भारत में इशू किए, सोने के सिक्के चलाए। Indo-Greek was the first who issued gold coin in India. Indo-Greek वे पहले थे जिन्होंने भारत में सोने के सिक्के चलाए। इनके जो गोल्ड कॉइन है वो इस डायनेस्टी की स्टडी के लिए एक इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल रिसोर्स है। These gold coins are a main archaeological resource of the study of this dynasty. ये सोने के सिक्के इस वंश के अध्ययन के एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक साक्ष्य। These gold coins, ये सोने के सिक्के इस राज्य के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक साक्ष्य। अब कैसे है पुरातात्विक साक्ष्य? ये तो हमने लिख दिया, पुरातात्विक साक्ष्य है कैसे, सोने के सिक्के में कैसे कैसे स्टडी होगी? वो इस तरह से होगी कि इन गोल्ड कॉइन पर राजा का नाम है ना, नेम ऑफ द किंग एंड पिक्चर ऑफ द किंग, राजा का नाम और उसकी आकृति बनी हुई है। राजा का नाम, नेम ऑफ द किंग एंड पिक्चर ऑफ द किंग इंस्क्राइब्ड on these gold coins। राजा का नाम तथा उनकी आकृति बनी हुई। तो नाम और आकृति को पढ़ के और समझ के हमने कह दिया कि हाँ ये बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? He started a new form of art in northwestern region of India. He started a new form of art in northwestern part of India. उन्होंने भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में कला के एक नए रूप को प्रारंभ किया। इन्होंने भारत के उत्तर पश्चिम में कला के एक नए रूप को प्रारंभ किया। क्या कहना है इसे? गांधार आर्ट, कॉल्ड गांधार आर्ट। गांधार आर्ट, गांधार
This art was inspired by Greek art. यह कला ग्रीक कला से प्रभावित थी. This art was inspired by Greek art. यह कला यूनानी कला से प्रभावित थी. मतलब इन्होंने भारत के उत्तर पश्चिम में कला का एक नया रूप विकसित किया, उसे हम कहते हैं गांधार. गांधार इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका जो मेन सेंटर था वो था गांधार. मेन सेंटर उसका गांधार था, इस वजह से हम इसे गांधार आर्ट कहते हैं. एंड ये जो गांधार आर्ट है वो यूनानी कला से प्रभावित है, यूनानी आर्ट से प्रभावित थी. एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यूनानी कला थी, जिस कला से ये प्रभावित थी, उस यूनानी कला को हम कहते हैं हेलेनिस्टिक आर्ट, है ना. Greek art was called Hellenistic, Hellenistic, Hellenistic. Hellenistic art. ठीक है, मतलब हम इंडो ग्रीक की बात कर रहे हैं यहाँ पर. इंडो ग्रीक जो थे उन्होंने अपना राज्य बनाया, अपने सिस्टम के हिसाब से उन्होंने काम किया, सोने के सिक्के चलाए. ये पहले थे जिन्होंने भारत में सोने के सिक्के चलाए. 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं. पहला कौन था जिन्होंने सोने के सिक्के चलाए? इंडो ग्रीक. सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसने चलाए? गुप्तों ने. और सबसे प्योर गोल्ड पॉइंट किसके हैं? कुषाणों. सबसे प्योर गोल्ड पॉइंट कुषाणों के. तो वो हम अलग अलग जगह पर देख लेंगे. तो ये हमारी इंडो ग्रीक डायनेस्टी. ठीक है, क्लियर हो रहा है. नेक्स्ट आ जाएंगे हमारे सकास. देखो, अगर आप इंडो ग्रीक और सबों में हमें अगर डिफरेंस करना है भारत के कॉन्टेक्स्ट में, तो हम कहेंगे इंडो ग्रीक ने भारत के ऊपर इन्वेड किया, आक्रमण किया. और सबों के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो सबों के बारे में हमें ये कहना पड़ेगा कि उनका भारत के अंदर माइग्रेशन हुआ, है ना. उनका भारत में माइग्रेशन हुआ, क्योंकि पहले भी हमने पढ़ा है आर्यंस आए हैं, तो आर्यंस का इन्वेजन नहीं हुआ है, उनका माइग्रेशन हुआ है. मतलब कि वो अलग अलग ग्रुप में भारत में आए. पहले एक ग्रुप आया, फिर दूसरा ग्रुप आया, फिर तीसरा ग्रुप आया, फिर चौथा ग्रुप आया. तो इसे हम कहेंगे माइग्रेशन. सभी जो भारत के अंदर आए हैं वो इसी तरीके से भारत में आए. तो सबों का इन्वेजन नहीं होगा, सबों का क्या होगा? माइग्रेशन होगा. वो भारत में ऐसे ही घूमते फिरते आ गए, है ना, घूमते फिरते आ जाएंगे भारत में. तो भारत में सबों की 5 ब्रांचेस होंगी. भारत मतलब भारत की बात कर रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ भारत ही नहीं है, यहाँ से अफगानिस्तान तक का रीजन है ना. इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट सकास had 5 branches. भारतीय उपमहादेश में शकों की 5 शाखाएं थी. भारतीय उपमहादेश में शकों की 5 शाखाएं थी. एक अफगानिस्तान में, फर्स्ट अफगानिस्तान, सेकंड पंजाब, थर्ड मथुरा, फोर्थ मालवा और गुजरात, फिफ्थ नासिक. तो भारत में शकों की 5 शाखाएं.
अफगानिस्तान, पंजाब, मथुरा, मालवा, गुजरात और नासिक। इनमें मालवा और गुजरात वाले जो थे उन्हें हम कहते थे वेस्टर्न, पश्चिमी। एक चीज यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जो सब होते थे इन्होंने अपने अकॉर्डिंग टाइटल ली है, उपाधि। इनके यहाँ राजा नहीं कहते, इनके राजाओं को कहते थे क्षत्रप, है ना। इनके राजा जो होते थे वो राजा नहीं कहलाते थे, वो क्या कहते थे, अपने आप को टाइटल क्या देते थे, क्षत्रप, KSHATRAP। इनके जो किंग होते थे वो अपने आप से क्षत्रप या महाक्षत्रप कहते थे, है ना। छोटा राजा क्षत्रप और बड़ा राजा महाक्षत्रप, है ना। ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। सब रूलर गॉट क्षत्रप एंड महाक्षत्रप टाइटल। लिख लो हिंदी में। Some rulers got Kshatrap and Mahakshatrap title. Region of Malwa and Taxila was known as Western Kshatra. Taxila, sorry, ये मालवा का जो रीजन है यहाँ से, मालवा, region of Malwa and Gujarat. Region of Malwa and Gujarat was known as Western Kshatra. मालवा तथा गुजरात वाले क्षेत्र को पश्चिमी क्षत्रप कहा गया। इस वेस्टर्न क्षत्रप का एक इंपॉर्टेंट राजा था जिसका नाम था नैपान। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था नैपान, है ना। तो ये नैपान जो था वो वेस्टर्न क्षत्रप ही था, से रिलेटेड था। ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ दो ही राजा है ना, दो ही राजा है, एक नैपान और एक रुद्रादमन। इसी दोनों को हमें पढ़ना है। तो नैपान जो है वो वेस्टर्न क्षत्रप से रिलेटेड है, पश्चिमी क्षत्रप से रिलेटेड है। और कल हमने वो कहानी पढ़ी थी किससे उसकी लड़ाई हुई, है ना, सातकर्णी से उसकी लड़ाई हुई। कौन था, गौतमीपुत्र सातकर्णी, वही था ना। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी से उसकी लड़ाई हुई, जिसमें गौतमीपुत्र सातकर्णी ने उसको हराया। उसके 8000 सिल्वर कॉइन को उसने दोबारा इशू किया और उसके राज्य पर अधिकार कर लिया, है ना। मालवा और हमने पढ़ा ना, मालवा और गुजरात काठियावाड़ तक का रीजन उसका हो गया, है ना। तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है नहपान के बारे में कि नहपान में क्षत्रप के साथ साथ राजन की भी टाइटल है ना। नहपान गॉट राजन टाइटल। नहपान ने राजन की भी उपाधि थी। तो एक इंपोर्टेंट हमारा जो रूलर है शक डायनेस्टी का, जो हमारा एक इंपोर्टेंट रूलर है वो है नहपान, जो वेस्टर्न क्षत्रप से रिलेटेड है। नहपान और सातवाहनों के बीच की क्या कहानी है ये हम लोगों ने कल की क्लास में डिस्कस किया था और आज फिर से मैंने दोबारा आपको बता दी। नहपान और गौतमीपुत्र सातकर्णी। नहपान के बारे में एक और इंपोर्टेंट चीज है कि उन्होंने राजन की भी उपाधि ली। इसके बाद शकों की दूसरी ब्रांच एक्टिवेट हो गई, है ना। इस ब्रांच का डिक्लाइन हो गया, इस शाखा का पतन हो गया एंड शकों की दूसरी ब्रांच एक्टिवेट हो गई जिसे हम कहते हैं नॉर्दर्न क्षत्रप, उत्तरी क्षत्रप। ये हमारा मथुरा से लेकर तक्षशिला तक, मथुरा से लेकर तक्षशिला तक का जो रीजन है उसे हम कहते हैं नॉर्दर्न क्षत्रप, उत्तरी क्षत्रप। उत्तरी क्षत्रप में मथुरा से लेकर तक्षशिला तक, मथुरा से तक्षशिला। बाद में क्या होगा ना, ये सब यूनाइट हो जाएंगे।
होगी जो बहुत इंपॉर्टेंट होगी उसे हम कहेंगे कार्दमक डायनेस्टी। कार्दमक, कार्दमक, K-A-R-D-A-M-A-K-A, कार्दमक डायनेस्टी was belongs to नॉर्दर्न क्षत्रप। कार्दमक वंश का संबंध उत्तरी क्षत्रप से था। कार्दमक डायनेस्टी कार्दमक डायनेस्टी का संबंध उत्तरी क्षत्रप से था। इस डायनेस्टी का जो पहला रूलर था उसका नाम था चस्टर, C-H-A-S-H-T-A-N, Chastan was the first ruler of कार्दमक डायनेस्टी। कार्दमक डायनेस्टी का जो पहला शासक था वो था चस्टन। चस्टन, मैं एक बार फिर से बताता हूँ, आपने लिखा है, कैसे लिखा है सही तरीके से। हाँ जी, ये सब क्वेश्चन आए हुए, कार्दमक डायनेस्टी वाला क्वेश्चन आया हुआ। तो सब हमारे पास आए, सबों की 5 ब्रांच, बाद में तो 5 ब्रांच मिल गई आपस में, लेकिन वो 5 ब्रांच देखो, एक ब्रांच जो अफगानिस्तान में है ना वो अलग हो गई, है ना, वो ब्रांच अलग हो गई। भारत के अंदर जो ये सब थे वो जो हमारा पंजाब वाला रीजन है ना, पंजाब वाला जो रीजन है वहां से लेकर और या गुजरात और मालवा तक, यहाँ पर जो सब थे वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गए। एक हमारा जो था वो था वेस्टर्न क्षत्रप। वेस्टर्न क्षत्रप का जो राजा था वो था नेपान। नेपान के बारे में ये 2-3 चीजें हमने। दूसरा जो हमारा था वो था नॉर्दर्न क्षत्रप, उत्तरी क्षत्रप। और उत्तरी क्षत्रप में ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण शासक होंगे, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए। तो उत्तरी क्षत्रप में जो डायनेस्टी थी उसका नाम है कार्दमक डायनेस्टी। कार्दमक क्या है? एक डायनेस्टी, एक वंश है, एक वंश है जिसे हम कहते हैं कार्दमक वंश। इस कार्दमक वंश का जो पहला राजा, जो फर्स्ट राजा है उसे हम कहते हैं चस्टर। चस्टर इसका पहला राजा है। और इस वंश का जो एक इंपॉर्टेंट किंग है उसका नाम है रुद्रदमन। रुद्रदमन was a famous king of this dynasty। इस वंश का एक महत्वपूर्ण शासक है रुद्रदमन या रुद्रदमन। ये तो लिख लोगे आप लोग, रुद्रदमन। देखो, इस रुद्रदमन के बारे में 2-3 बातें, सिर्फ हम 2-3 बातों को हमें समझ लेना है ना, बाकी चीजें मैं कोशिश करता हूं कि आसानी से आपको समझ में आ जाए और कुछ बात दिमाग में आपके रह नहीं। पहली चीज, सातवाहनों के साथ इनकी लड़ाई, कल ही हमने डिस्कस किया। सातवाहन किंग वशिष्ठी पुत्र पुलुमाई है ना, सातवाहन किंग वशिष्ठी पुत्र पुलुमाई के साथ इनकी बैटल हुई, जिसमें क्या कहानी थी ये हमने कल डिस्कस किया। ये जो स्टोरी है जिसमें ये लड़ाई और दोनों के बीच में वैवाहिक संबंध है ना, दोनों के बीच में लड़ाई और वैवाहिक संबंध, इसकी जानकारी हमें एक इंस्क्रिप्शन से मिलती है जिसे कहते हैं कन्हेरी इंस्क्रिप्शन। कन्हेरी इंस्क्रिप्शन गिव्स इंफॉर्मेशन। कन्हेरी इंस्क्रिप्शन, K-A-N-H-E-R-R, कन्हेरी इंस्क्रिप्शन gives information about war and relationship between war and matrimonial relationship लिखेंगे। कन्हेरी इंस्क्रिप्शन gives information about war and matrimonial relationship between सातवाहन किंग वशिष्ठी पुत्र पुलुमाई एंड रुद्रदमन। कन्हेरी अभिलेख से हमें सातवाहन शासक वशिष्ठी पुत्र पुलुमाई, कन्हेरी अभिलेख से हमें
सातवाहन शासक वशिष्ठ के पुत्र पुलमाई तथा रुद्रदमन के बीच में हुई लड़ाई तथा वैवाहिक संबंधों की जानकारी मिलती है। ठीक है, समझ में आया? हाँ जी, क्या रिपीट कर दो, हिंदी का इंग्लिश। हिंदी कन्हेरी अभिलेख से हमें सातवाहन शासक वशिष्ठ पुत्र पुलमाई तथा रुद्रदमन के बीच में लड़ाई तथा वैवाहिक संबंध की जानकारी मिलती है। मैं कई बार आपसे कहता हूं, आपको कभी भी पूछना हो सलमान है ना, ये मत सोचना है कि मैं क्या सोच रहा हूं, मैं क्या आपको बोल रहा हूं, बस ये राइट है ना, पूछना हो तो पूछ लिया करो। हाँ जी, नहीं, नॉर्दर्न शतरंज का एरिया ऐसा है ना कि हम अफगानिस्तान तक भी डाल सकते हैं, लेकिन वो अफगानिस्तान बाद में क्या होता है ना, बिल्कुल अलग हो जाता है अफगानिस्तान वाला पार्ट, इसलिए हम उसे तक सिला से नहीं आना पड़ा, क्योंकि वो बाद में अलग हो गया। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन रुद्रदमन एंड सातवाहन किंग वशिष्ठ पुत्र पुलमाई, लड़ाई शादी। इसी इंस्क्रिप्शन से हमें ये भी इंफॉर्मेशन मिलती है कि डॉटर ऑफ रुद्रदमन वाज मैरिड विद वशिष्ठ पुत्र पुलमाई, है ना, रुद्रदमन की पुत्री की शादी वशिष्ठ पुत्र पुलमाई से। दूसरी बात, पहली बात ये थी, दूसरी इंफॉर्मेशन, ही रिकंस्ट्रक्टेड सुदर्शन लेक, उसने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया। उसने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया। और थर्ड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख फर्स्ट बिग इंस्क्रिप्शन इन संस्कृत लैंग्वेज, संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला बड़ा अभिलेख। फर्स्ट बिग इंस्क्रिप्शन written in संस्कृत लैंग्वेज, संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला बड़ा अभिलेख। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुदर्शन लेक में जो पहला काम करवाया था वो करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। दूसरा जो काम हुआ है वो हुआ है अशोक के समय, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने जो करवाया वो अशोक ने करवाया। इसकी इंफॉर्मेशन कहां से मिलती है? चंद्रगुप्त ने काम करवाया, अशोक ने काम करवाया, ये इसकी इंफॉर्मेशन कहां से मिलती है हमें? इसकी इंफॉर्मेशन हमें इसी जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से मिलती है ना। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में ही ये लिखा गया है कि इसका निर्माण चंद्रगुप्त ने किया, रिकंस्ट्रक्शन अशोक के समय में हुआ एंड फिर रिकंस्ट्रक्शन रुद्रदमन पीरियड में हुआ, है ना। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में कि चंद्रगुप्त मौर्य ने उस लेख को बनाया। क्या मौर्य डायनेस्टी में कहीं से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है? नहीं, मौर्य डायनेस्टी में कहीं से हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने उस लेख का कंस्ट्रक्शन और रिकंस्ट्रक्शन करवाया। ये इंफॉर्मेशन हमें कहां से मिलती है? रुद्रदमन के जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से ना। रुद्रदमन का जो जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है वो gives information about Sudarshan Lake that was constructed during the period of Chandragupta Maurya and reconstructed during the period of Ashoka, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में उसका निर्माण हुआ, अशोक के समय में उसका पुनर्निर्माण हुआ और फिर अभी उसका पुनर्निर्माण हुआ।
ठीक है, क्लियर? ये 3 इंपॉर्टेंट बातें थी रुद्रागमन के बारे में। रुद्रागमन पहली चीज, तात्वादों के साथ उनके रिलेशनशिप, थर्ड सुदर्शन लेक, सेकंड सुदर्शन लेक, एंड थर्ड जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। इसी का इंस्क्रिप्शन है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। कई बार मैं कहता हूँ कि कुछ चीजों को मैं ऐसे ही बता के छोड़ देता हूँ, मैंने यहाँ पर कहा संस्कृत में लिखा गया है ना? ये बाहर से आने वाला व्यक्ति जो संस्कृत भाषा को जानता है ना? हम एक टॉपिक आगे डिस्कस करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इस समय जो भारत में लोग आ रहे हैं उन्होंने बुद्धिज्म को भी अडॉप्ट किया और वैदिक रिलीजन को भी अडॉप्ट किया, है ना? हम आगे पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक को कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं उन्होंने बुद्धिज्म को भी अडॉप्ट किया और वैदिक रिलीजन को भी अडॉप्ट किया। तो देखो कि मिनांडर के बारे में हमने पढ़ा जिसने बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया, और ये जो राजा है वो अगर संस्कृत लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है इसका मतलब है उसने वैदिक रिलीजन को अडॉप्ट किया है ना? वैदिक धर्म को उसने अडॉप्ट किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ सिर्फ संस्कृत, है ना? कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसमें हम दिमाग को हमें भगाना पड़ता है इधर उधर, है ना? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चन यूपीएससी में डायरेक्ट तो आते ही नहीं, इनडायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते। ये हमारी डायनेस्टी थी शकों के बारे में, बस इतनी है, ठीक है? एक लाइन है और जो स्टार्ट में छूट गया था वो लिख लेते हैं। फर्स्ट शक रूलर, ये भी कहीं क्वेश्चन पूछा गया। फर्स्ट शक रूलर वाज who ruled over India was मोगा या माउस। भारत पर शासन करने वाला पहला शक शासक मोगा या माउस। माउस माउस का मतलब छोटा चिड़िया नहीं रखेंगे। मोगा या माउस पहला शक शासक। उसके बाद वो सब आ जाएंगे हमारे नेपान, चस्टन एंड रुद्रादमन। टाइम है खत्म बहुत है। नेक्स्ट जो डायनेस्टी हमारी है वो है पार्थियंस। पार्थियंस पार्थियन वो दो पार्ट में बट गए थे, बैक्टीरिया और पार्थिया। अब वो पार्थिया घूमते फिरते उधर से वहां आएंगे। पहलव भी कहते हैं, पार्थियंस को पहलव भी कहते हैं। पार्थियंस या पहलव भी कहते हैं। अब ये जो पार्थियंस हैं इनके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना है, सिर्फ एक ही काम है इनका, एक ही राजा है इनका जिसका नाम है गोंडोफर्निस। गोंडोफर्निस हाँ पहला राजा गोंडोफर्निस। लिखो क्या? गोंडो और एक और बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इनके बारे में जो क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है। During this period, during this time, Saint Thomas arrived in India to spread Christianity. During this time, इस राजा के समय में, गोंडोफर्निस के समय में, सेंट थॉमस भारत आए। क्यों आए? ईसाई धर्म का प्रसार करने के लिए। सेंट थॉमस केम टू इंडिया। भारत में बहुत सारे थे ऐसे जिसकी वजह से ये लोग घूमते रहते थे इधर उधर। नेक्स्ट हमारी जो डायनेस्टी होगी वो होगी कुषाण। नेक्स्ट जो हमारी डायनेस्टी होगी वो होगी कुषाण। कुषाण यूची ट्राइब से रिलेटेड। कुषाण वाज रिलेटेड टू यूची, हम लोगों ने लिखा था ना कल, यूची ट्राइब।
ये भी घूमते घूमते भारत में आ गए, कहीं और जाने की जगह इनको मिलती नहीं है, भारत में आ गए। अब भारत में जो कुषाण है, ये यूची ट्राइब से रिलेटेड, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कुषाण जो थे किस ट्राइब से रिलेटेड, तो यूची ट्राइब से रिलेटेड है। अब भारत में जो इनका पहला रूलर होगा वो होगा कुजल कडफिसस। कुजल, KUJAL, कुजल नाम तो लिखवाया था ना मैंने शायद क्वेश्चन में, कुजल कडफिसस। कुषाण कडफिसस, कुजल कडफिसस, ही इश्यूड कॉपर कॉइन इन इंडिया। उन्होंने भारत में तांबे के सिक्के चलाए, कॉपर कॉइन। कुजल कडफिसस ने भारत में तांबे के सिक्के चलाए। सेकेंड रूलर है विम कडफिसस या कडफिसस सेकेंड, विम कडफिसस और कडफिसस सेकेंड। विम, BI, विम कडफिसस। जो विम कडफिसस थे, इन्होंने कॉपर कॉइन भी चलाए एंड गोल्ड कॉइन भी चलाए। He issued copper and gold coin. इन्होंने महेश्वर की उपाधि दी। महेश्वर किन्हें कहा गया? शिव को। इसका मतलब है फिर से ये वैदिक रिलीजन के फॉलोअर। इन्होंने महेश्वर की उपाधि दी, गॉड महेश्वर टाइटल। और इनके जो कॉइन थे उन सिक्कों पर ट्राइडेंट, त्रिशूल और नंदी की पिक्चर बनी हुई थी। ट्राइडेंट एंड नंदी इंस्क्राइब्ड ऑन हिज कॉइन्स। इनके सिक्कों पर शिव का त्रिशूल और नंदी की आकृति बनी हुई। इनके सिक्कों पर, इनके कॉइन्स पर, इनके सिक्कों पर, मतलब इनके बारे में दो बातें इंपॉर्टेंट है। पहली, इन्होंने कॉपर और गोल्ड कॉइन इशू किया। दूसरी चीज, इन कॉपर वे गोल्ड कॉइन पे शिव और नंदी की पिक्चर, सॉरी नंदी और त्रिशूल की पिक्चर बनी हुई है। और तीसरी, इन्होंने माहेश्वर की उपाधि दी। ठीक है, ये हमारा है कुषाण। इसके बाद देखो, ये कडफिसस डायनेस्टी है ना, ये कडफिसस डायनेस्टी थी। इसके बाद जो दूसरी डायनेस्टी एस्टैब्लिश होगी भारत के अंदर, तो ध्यान रखना है यहां पर कि कुषाण का राजा जो कनिष्क है ना, जो कनिष्क है, वो कनिष्क और कडफिसस के बीच में कोई संबंध नहीं, दोनों पिता पुत्र नहीं है। मेरे बताने का ये यहां पर पर्पस था कि कनिष्क वॉज बिलोंग्स टू क्यूसान डायनेस्टी। क्यूसान, इसलिए हम इसे कहते हैं कुषाण। क्यू, KYUSHAN, क्यूसान है ना, वो कडफिसस है। सबको हम कंबाइंड फॉर्मेट में, क्योंकि वो सारे यूची ट्राइब से ही बिलोंग करते थे, इसलिए हमने इनको कुषाण कह दिया। कुषाण का मतलब है कुषाण या क्यूसान, इन्हें हम क्यूसान कहते हैं। क्यूसान था वो जिन्हें हमने अपने लैंग्वेज में कुषाण कह दिया। तो कुषाण का भारत में, कुषाण की दो डायनेस्टी होगी। पहली डायनेस्टी कडफिसस डायनेस्टी और दूसरी डायनेस्टी क्यूसान। ठीक है, क्यूसान हमने यहाँ पर कंबाइंड फॉर्मेट में, क्योंकि वो कनिष्क सबसे इंपॉर्टेंट हमारा है, इसलिए हमने उसकी डायनेस्टी के नाम पर इसे क्यूसान कहा। हमने कंबाइंड फॉर्मेट में इसे कह दिया क्यूसान। क्यूसान किससे बिलोंग करते हैं? यूची डायनेस्टी से। ठीक है, ऐसा नहीं तो कंफ्यूज इधर से कूद के इधर से निकल जाना। अभी वो सवाल तो नहीं लगा रहा, ऐसा भी कभी ज्यादा हो गया बहुत ज्ञान, है ना, ज्ञान ज्यादा हो गया तो इधर एक ब्लॉकेज है ना, या ये ज्ञान बहुत तगड़ा है, बहुत पावरफुल है, जो ब्लॉक से मान नहीं रहा है, उछाल के दूसरी तरफ।
है ना। कभी कभी ज्यादा पढ़ लेते हैं, ह्यूमन नेचर है हमारा, कभी कभी हम ज्यादा पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं। कई सारी चीजें मैंने आपको लिखा दी, 4-5 पेज लिखा दिया, है ना। गर्मी आ गई शरीर के अंदर, एनर्जी का इतना फ्लो हो रहा है थपाक से नाक की तरफ, है ना। तो गर्मी आ गई शरीर में, पता चला कि कपड़े खोल के फेंकने लगे, सारे नहीं कुछ, है ना। मुसलमान का थोड़े ना सारे फेंक देंगे उधर। तो कई बार मैं आप लोगों को थोड़ा सा चेंज करने के लिए, माइंड चेंज करने के लिए इस तरह की बेकार की बातें कर लेता हूँ कि ये ब्लॉकेज खुल जाए, है ना। ये पढ़ते पढ़ते ये ब्लॉकेज सा जो हो जाता है वो अचानक इसे अपने मन की बातें मिले तो ये पर्दा नीचे की तरफ आ जाए और फिर ज्ञान घुसने लगे अंदर की तरफ। कुषाण डायनेस्टी सेल्यूसिड से बात की है। देखो इनका कहना है कि आप इधर उधर की बातें मत करो, सीधा टॉपिक पे आओ। नहीं कोई बात नहीं है। तो हमारी डायनेस्टी एक्चुअली क्या है ना कि सबसे इस डायनेस्टी के सबसे इंपॉर्टेंट जो राजा हुए हैं वो हैं कनिष्क। और कनिष्क जो हैं वो एक खास डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, जिसे हम कहते हैं क्यूसान, है ना। तो इस पूरे टॉपिक को हमने क्यूसान और कुसान कह दिया। तो ये पूरा टॉपिक जो हमारा है वो है क्यूसान और कुसान। ये क्यूसान जो है एक पर्टिकुलर ट्राइब से बिलोंग करते थे, जो जिस ट्राइब का नाम था यूजी ट्राइब। यूजी ट्राइब जब भारत में आया है, यूजी ट्राइब की एक शाखा है, ये सब है ना, एक शाखा भारत के अंदर आई है, जिसमें से पहला जो है वो है कड़फिसस। कड़फिसस में 2 राजा हुए हैं, कुजल कड़फिसस और विम कड़फिसस। उसके बाद कड़फिसस के बाद जो दूसरी डायनेस्टी आ गई है वो है क्यूसान या कुसान। और इस क्यूसान और कुसान का जो इंपोर्टेंट राजा है वो है कनिष्क, है ना। कनिष्क बिलोंग्स टू क्यूसान, बिलोंग्स टू यूजी ट्राइब, है ना। दोनों बिल्कुल बराबर है। कौन से? ये दोनों के साथ आप ऐसे देखो ना, एक खत्म हो गया तब दूसरा आया, है ना। जैसे हमने मगध में पढ़ा था ना, मगध में हरियंक वंश, फिर हरियंक के बाद शिशुनाग, फिर बिंबिसार, शिशुनाग के बाद फिर नंद वंश, है ना। तो कड़फिसस वंश खत्म चला गया, उसके बाद आ गया है हमारा क्यूसान। पहले कड़फिसस फिर क्यूसान। तो क्यूसान डायनेस्टी का जो इंपोर्टेंट शासक है या एकमात्र इंपोर्टेंट शासक ऐसा है जिसका नाम है कनिष्क। अब ठीक है कहानी, पर्दे खुले, खुल गए। कुछ लोग मोबाइल को देख रहे हैं, टाइम कब होगा ये मास्टर लोग बता रहे हैं। हो गया देखो हो गया।